विष्णु और सीता एक कैंसर मरीज के बारे में बात कर रहे थे। आमतौर पर कैंसर की कोशिकाएं शरीर में तेजी से फैलती हैं, लेकिन विष्णु इस तकनीकी बात को समझने के बजाय अपनी जिद पर अड़ा था। सीता को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए। उसने एक लंबी सांस ली और तय किया कि वो उस मरीज की जान बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। वो विष्णु के कैबिन से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली गई। सीता के जाने के बाद विष्णु अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन सोचा, सीता, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे। मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल तुम मेरी सच्चाई समझ जाओगी। मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। विष्णु के पास अब जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। उसने तय किया था कि जिंदगी उसे जिस रास्ते पर ले जाएगी वो वहीं जाएगा। फिलहाल वो पुणे के अस्पताल की जिम्मेदारी संभाल रहा था, लेकिन उसके लिए यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह आर्यन था। वो उस बच्चे से दूर नहीं रह पा रहा था। तभी उसने कृष्णा को फोन किया। विष्णु ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कृष्णा ने शिकायत की, भैया, विवान भाई आखिरकार अपने कमरे से बाहर आ गए हैं, पर उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी और हुलिया देखकर डर लगता है। आपने कहा था कि लॉकर से वो खास हार निकालकर शोकेस में रख दूं। मैंने आपकी बात मानकर उसे बाहर रख दिया। आज विवान भाई दुकान आए और उस हार को बाहर देखकर सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। विष्णु मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था वो ऐसा ही करेगा। क्या उसने सच में तुझे मारा? अरे कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, 2 हाथ मार भी दिया तो क्या हो गया, छोड़ो ये सब। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कृष्णा सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि विष्णु का मतलब क्या था। विष्णु ने फोन रखने के बाद सोचा, यह कृष्णा अभी तक नहीं बदला, आज भी उतना ही मासूम और चुलबुला है। पर यह विवान तो बिल्कुल इसके उलट निकला। बेचारे ने उस लड़की को उस घर से निकाल दिया। पता नहीं आगे और क्या क्या तमाशे करेगा। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। नंबर देखते ही विष्णु के चेहरे पर शिकन आ गई। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, और दोस्त कैसे हो? बिजनेस कैसा चल रहा है? हमारे ग्रुप में वापस कब शामिल हो रहे हो? विष्णु ने अनजान बनते हुए पूछा। आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। वो शख्स हंसा और बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूं और मैंने फोन क्यों किया है। अभी भले ही तुम नाटक करो, पर जल्द ही तुम खुद मुझे कॉल करोगे। फोन कट गया। विष्णु अपना माथा मलने लगा और आगे की योजना बनाने लगा। तभी आर्यन दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए अंदर आया, बिग बॉय। उसके पीछे विनायक जी भी मुस्कुराते हुए आए। विष्णु अपनी सारी परेशानियां भूलकर आर्यन के साथ खेलने में मग्न हो गया। उधर सीता अपने कैबिन में गुस्से में बैठी थी। कृपा अंदर आई और पूछी, एमडी साहब से उस कैंसर पेशेंट के बारे में बात हुई? सीता ने झुंझलाते हुए कहा, वही तो मेरी चिड़चिड़ाहट की वजह है। उस पागल को कुछ समझ नहीं आता। वो मरीज नहीं बचेगा। मैं कितने ऑपरेशंस करूंगी। उसकी पत्नी को रोते देख दुख होता है, पर ये उसे घर भेजने को तैयार ही नहीं है। कृपा ने समझाया, सीता, इसमें वो क्या कर सकता है? अगर तुम उनसे घर जाने को कहोगी तो क्या वो मान जाएंगे? वो किसी और अस्पताल में जाकर पैसे पानी की तरह बहाएंगे। उन्हें लगता है कि पैसा है तो जान बच जाएगी, इसलिए हमारे एमडी साहब ने एक रास्ता निकाला है। सीता ने मुंह बनाकर कहा, उन्हें एमडी साहब मत कहो, उन्हें पैसों का लालची कहो। कृपा ने टोका, अरे वो हमारे बॉस हैं, उनकी पोजीशन की इज्जत करो। और सुनो, उस मरीज से मिलने वाली फीस का 1 रुपया भी हमारे अस्पताल के खाते में नहीं जा रहा। वो सारा पैसा कैंसर क्योर ट्रस्ट को डोनेट कर रहे हैं। अगर वो उनसे सीधा दान मांगते तो शायद वो ना देते। विष्णु सर का मानना है कि ये गुप्त दान शायद उस मरीज की जान बचा ले। इसमें क्या बुराई है? ये सुनकर सीता को एहसास हुआ कि उसने विष्णु को गलत समझा था। उसने सब भगवान पर छोड़ दिया और अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ विवान मल्होत्रा सीधा विघ्नेश की डिटेक्टिव एजेंसी पहुंचा। पर वहां टूलेट का बोर्ड लटका था। उसने पुष्कर को आसपास पूछताछ करने भेजा। पुष्कर ने बेमन से 2 दुकानों पर पूछा और वापस आकर कहा, किसी को कुछ नहीं पता सर, वो बिना बताए कहीं चले गए हैं। विवान ने उसे घूर कर देखा। ज्यादा नाटक मत करो पुष्कर, मुझे पता है तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। पुष्कर ने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता सर, आप क्या कह रहे हैं?
विवान ने आदेश दिया, गाड़ी लावण्या की लैब की तरफ ले चलो। पुष्कर ने समझाने की कोशिश की, सर बीच में परिवार को क्यों लाना, वो बेचारी लड़की अपना काम कर रही है, हम वहां जाकर क्यों तमाशा करें, कहीं और ढूंढते हैं ना। विवान ने अपना चश्मा उतारा और गरज कर पूछा, यहाँ का मालिक कौन है पुष्कर, तुम या मैं? पुष्कर चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। वो मन ही मन बुदबुदा रहा था, ये विवान तो पागल हो गया है, विघ्नेश तो चला गया, पता नहीं मैं कब आजाद होऊंगा। विवान ने बाहर देखते हुए कहा, पुष्कर तुम्हारी मन की बात मुझे साफ सुनाई दे रही है, मुंह बंद करके गाड़ी चलाओ। कुछ देर बाद पुष्कर ने एक होटल के सामने गाड़ी रोक दी। विवान ने उसे देखा पर कुछ बोला नहीं। फिर पूछा, मुझे भूख लगी है। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, फिर हम अपने होटल जाने के बजाय यहाँ क्यों रुके? पुष्कर ने जवाब दिया, सर मैं आपके लिए नहीं रुका हूँ, मुझे भूख लगी है, ये मेरा लंच टाइम है, जो भी बात होगी खाने के बाद होगी। अगर आपको जल्दी है तो आप गाड़ी खुद चला कर जाइए, मैं बाद में ऑटो से आ जाऊंगा। इतना कहकर वो अंदर चला गया। विवान बुदबुदाया, मेरे साथ रहने वाले सब बदतमीज हो गए हैं, अब किसी को मेरा डर नहीं रहा। वो भी पुष्कर के पीछे अंदर चला गया। पुष्कर ने अंदर जाकर खाने की हर चीज ऑर्डर कर दी। विवान उसके पीछे बैठा और बिना कुछ कहे सारा खाना खुद ही चट करने लगा। 15 दिनों से वो सिर्फ नशे में था। आज जैसे उसे खाने का होश आया था। उसने पुष्कर की आइसक्रीम तक नहीं छोड़ी। पुष्कर गुस्से में उसे घूरता रहा। विवान ने मासूमियत से कहा, क्या हुआ पुष्कर, तुम्हारा लंच टाइम खत्म होने वाला है, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? पुष्कर ने दांत पीसते हुए कहा, आपका पेट भर गया ना सर, चलिए अब। वो विवान को बिलिंग काउंटर पर ले गया। 5 स्टार होटलों के मालिक विवान मल्होत्रा को वहां देखकर स्टाफ घबरा गया। विवान ने काउंटर पर कहा, रिलैक्स, अपने मालिक को कहना खाना बहुत बढ़िया था। इतना कहकर उसने जो किया उसे देखकर पुष्कर दंग रह गया। बिलिंग काउंटर पर पहुंचकर विवान ने अपने खाने के पैसे चुकाने के लिए पुष्कर के मोबाइल से जीपे का इस्तेमाल किया और पैसे भेज दिए। इसके बाद वो पुष्कर को घसीटते हुए बाहर ले आया। बेचारा पुष्कर जो भूख के मारे होटल गया था, एक निवाला भी नहीं खा पाया। बाहर आते ही वो गुस्से से फट पड़ा, विवान तू खुद को समझता क्या है? मैं भूख के मारे वहां गया था और तूने मेरा सारा खाना छीन कर खा लिया, तुझे शर्म नहीं आती? विवान ने जवाब दिया, अगर तूने मुझसे तमीज से चलने को कहा होता तो शायद मैं खामोशी से खाकर आ जाता, पर तू मुझे जलाकर अकेले खाना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे सबक सिखा दिया। विवान मल्होत्रा से पंगा मत लेना। वैसे भी अभी मैं जिस मेंटल प्रेशर में हूं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर बैठूं। उसने पुष्कर को डराने वाले अंदाज में कहा। लेकिन पुष्कर हंसा और बोला, मुझे पता है तेरा रिमोट कंट्रोल अभी तेरे पास नहीं है, इसलिए तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मुंह बंद रख और चल। इतना कहकर उसने पास के एक ठेले से सांबर चावल खरीदा और झटपट खा लिया। इसके बाद दोनों लावण्या की लैब के लिए निकल पड़े। कई दिनों बाद विवान ने पेट भर के खाना खाया था, जिससे उसका मन थोड़ा शांत हुआ, पर शांति मिलते ही उसे फिर अवनी की याद आ गई। उधर अभिषेक के दाहिने हाथ पर बड़ा सा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो खुद अपने हाथ से नहीं खा सकता था, इसलिए मीरा उसे खाना खिला रही थी। मीरा ने निवाला बढ़ाते हुए कहा, अभिषेक थोड़ा और खाइए, ये सब खाएंगे तभी तो चोट जल्दी ठीक होगी। अभिषेक ने झल्लाते हुए कहा, तुम डॉक्टर नहीं हो मीरा, फिर भी मुझे टॉर्चर कर रही हो। मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है, ये बताकर मैंने गलती कर दी, अब तुम मुझे चैन ही नहीं लेने दोगी। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि कब शाम हो और तुम अपने घर जाओ। मीरा ने मुंह फुलाकर कहा, आपको लगता है मैं आपको टॉर्चर कर रही हूँ? आपने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया है, मैं तो बस उसका एहसान चुका रही हूँ। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? अभिषेक ने भले ही चिड़चिड़ा मुंह बनाया हो, पर उसके होठों पर एक दबी हुई मुस्कान आ गई। मीरा ने आगे कहा, क्यों अभिषेक, मेरा यहाँ आना आपको सच में पसंद नहीं? मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता? जिस दिन पता चला कि रंजीत मामा मेरे पिता जैसे हैं, वो मुझे छोड़कर चले गए। अब आप भी कह रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ? मेरा अपना कोई नहीं है। अभिषेक ने तुरंत टोकते हुए कहा, ओह, तो तुम समीर की बात कर रही हो? क्या तुम्हें दुख है कि वो वापस आने के बाद तुम्हारे पास नहीं रुका और उस दूसरी लड़की सीता के पास चला गया? मीरा को गुस्सा आया, पर वो शांत रही। उसने कहा,
मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। सच तो ये है कि जब हम साथ थे तब भी हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। शादी हो गई थी इसलिए साथ थे, पर हमारे बीच कोई लगाव या प्यार कभी नहीं। अभिषेक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, समीर के साथ नहीं था ये तो मैं मानता हूँ, पर क्या किसी और के साथ नहीं था? मीरा, मुझे तुम्हारे बारे में पल पल की जानकारी है। ये सुनकर मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे पता था कि उसने गलतियां की हैं, पर जब अभिषेक बार बार उन पर चोट करता तो वो अंदर से टूट जाती। उधर पुणे में आर्यन एक अच्छे बच्चे की तरह विष्णु के सामने आकर बैठ गया और पूछा, हाय बिग बॉय, आपका काम कैसा चल रहा है? विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मेरा काम बढ़िया है। तुम्हारा स्कूल कैसा रहा? क्या स्नैक्स खाओगे? जूस मंगवाऊं? आर्यन ने फरमाइशों की लंबी लिस्ट सुना दी। विष्णु ने सब मंगवा लिया। विनायक जी ने टोकते हुए कहा, इतना सब खा लेगा तो रात का खाना कैसे खाएगा? सीता बिटिया डांटेगी नहीं? आर्यन ने तेवर दिखाए, दादू क्या मैं अपनी पसंद का भी नहीं खा सकता? ये खास बिग बॉय के होटल से आया है, तो इसमें उन्होंने मेरे लिए जरूर हेल्दी न्यूट्रिशन डाला होगा, है ना बिग बॉय? विष्णु ने हंसते हुए सिर हिलाया। आर्यन ने फिर पूछा, क्या आप मेरा होमवर्क करवाएंगे? विष्णु मान गया। दोनों सोफे पर बैठकर होमवर्क करने लगे। तभी एक एक्टिविटी देखकर आर्यन का चेहरा उतर गया। विष्णु ने गौर किया और पूछा, अगर डैडी के बारे में लिखना है तो तुम अपने पापा शिवा के बारे में लिखो बेटा, इसमें उदास होने की क्या बात है? आर्यन ने मासूमियत से पूछा। वो बात नहीं है बिग बॉय, मुझे अपने पापा के साथ बिताया हुआ एक भी बेस्ट मोमेंट याद नहीं है, मैं कैसे लिखूं? दूसरी तरफ पुष्कर ने लावण्या की लैब के सामने गाड़ी रोकी। विवान रॉब के साथ उतरा और अंदर घुस गया। पुष्कर ने एक बार फिर विघ्नेश को फोन लगाया, पर अभी भी उसका नंबर बंद था। विवान रिसेप्शन पर खड़ी लावण्या की सहेली प्रीति को अनसुना कर सीधा अंदर जाने लगा। प्रीति ने उसे रोकते हुए कहा, अरे सर, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, आपको किससे मिलना है? विवान ने पलटकर उसे एक ऐसी डरावनी नजर से घूरा कि प्रीति की बोलती बंद हो गई। पुष्कर ने बात संभालते हुए कहा, हम विघ्नेश के दोस्त हैं, वो काफी दिनों से मिल नहीं रहा, इसलिए उसकी बहन से मिलने आए हैं। वो कहाँ है? शोर सुनकर लावण्या बाहर आई। उसने विवान को देखकर नफरत से मुंह सिकोड़ लिया। विवान ने संयम रखते हुए पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लावण्या ने अकड़कर जवाब दिया, यह आपको उसी से पूछना चाहिए। आखिर वो विघ्नेश की बहन थी, तेवर तो खून में थे। विवान का पारा चढ़ गया। उसने मेज पर रखी एक केमिकल की बोतल उठाकर फर्श पर पटक दी। बोतल टूटते ही झाग पूरे फर्श पर फैल गया। लावण्या भड़क उठी, क्या आपको जरा भी अक्ल नहीं है? लैब में आकर ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अपनी ये राक्षसी तेवर अपने घर और अपने कंपनी तक रखिए। ये मेरा दफ्तर है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। विवान ने दांत पीसते हुए कहा, मैं चाहूं तो 5 मिनट में इस लैब को मिट्टी में मिला सकता हूँ। तमीज से बता दो, तुम्हारा भाई कहाँ है? लावण्या बिना डरे हंसी और बोली, मैंने कहा ना, वो यहाँ नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। अब मेहरबानी करके यहाँ से जाइए, वरना पड़ोसी पुलिस को फोन कर देंगे कि कोई गुंडा यहाँ हंगामा कर रहा है। पुष्कर घबरा गया, अरे बेटा, मुझे इसमें मत घसीटो, मैं तो बस ड्राइवर बनकर आया हूँ। लावण्या ने पुष्कर को भी झिड़क दिया, ड्राइवर हो या दोस्त? आप आए तो इसी के साथ है ना। दुनिया कहते हैं कि नीम के नीचे बैठकर दूध भी पिएगा तो लोग उसे शराब ही कहेंगे। आप जिसके साथ हैं वैसी ही इज्जत आपको मिलेगी। उसने विवान की इतनी बेइज्जती की कि वो सुन्न रह गया। विवान ने आखिरी बार कोशिश की, लावण्या, मेरा इम्तिहान मत लो। मुझे पता है, तुम्हें पता है कि विघ्नेश कहाँ है। मुझे उसकी जरूरत है। उसने जो केस फाइल दी थी उसमें कुछ बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं। विघ्नेश ने लावण्या के कहने पर ही सिर्फ जरूरी बातें ही लिखी थी। लावण्या समझ गई कि ये लोग क्यों आए हैं। उसने चिढ़कर अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। विवान के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आई, पर उसे पता नहीं था कि ये मुस्कान बहुत छोटी होने वाली थी।